हम सिंध की बुक का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं, एंजाइम्स। इसमें सबसे पहले हम ये पढ़ते हैं कि एंजाइम्स क्यों ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए। हमारी बॉडी में जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर अगर ये ग्लूकोज है, हम ग्लूकोज को तोड़कर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर तो बनता है, इसके साथ एनर्जी बनती है जो कि हम यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर एंजाइम ग्लूकोज को तोड़ने में एंजाइम यूज़ ना हो तो ये प्रोसेस इतना स्लो हो, हमें इतनी कम एनर्जी मिले कि हमारी लाइफ शायद ना रह सके। तो यही रीज़न है कि जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी सेल में है वो एंजाइम के ज़रिए होती हैं। ठीक है, आगे ये मेंशन है, इस चीज़ को एक्सप्लेन किया हुआ है कि हमारी बॉडी में जितने भी रिएक्शंस हैं वो बहुत ज़्यादा हाई रेट पे होते हैं। ठीक है, इसका रीज़न ये है कि ये जो एंजाइम है हमारे पास हमारी बॉडी में, ये इसका रेट जो है बढ़ाते हैं। हम अब एंजाइम को बायो कैटलिस्ट कह रहे हैं। बायो का मतलब क्या है? बायो का मतलब हमें पता है लाइफ होता है। ठीक है, लाइफ, और कैटलिस्ट हम उस चीज़ को कहते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा दे। तो ये अब इसका मतलब ये बना कि ऐसे ऐसी चीज़ है, ये एंजाइम ऐसा है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है और रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है। ठीक है, इसके बाद जो है वो एंजाइम की डेफिनेशन है यहाँ पर कि एंजाइम may be defined as organic substance capable of catalyzing specific chemical reactions in the living system। ठीक है, तो यही बात मैंने आपको एक्सप्लेन की है। बायो कैटलिस्ट के बायो का मतलब लाइफ और कैटलिस्ट का मतलब ये है कि रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा रहा है और रिएक्शन को कैटलाइज कर रहा है। तो यही बात इसकी डेफिनेशन में मेंशन है। अब इसके बाद जो है, पहले हमें ये लगता था कि सारे एंजाइम जो हैं वो प्रोटीन से बने हुए हैं। इट वॉज कंसिडर्ड दैट ऑल एंजाइम आर प्रोटीन। और बाद में पता चला कि एक एक्सेप्शन है इसमें, जो कि राइबोजाइम है। राइबोजाइम ये आपके एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, जो कि राइबो न्यूक्लिक एसिड मतलब आरएनए से बना हुआ है। आरएनए जो कि हमारे न्यूक्लियस में होता है और इसका जो है वो जेनेटिक्स में काम है। इसका रोल आप एग्जैक्ट जेनेटिक्स में पढ़ लेंगे, तो आपको एटलीस्ट इतना पता होना चाहिए कि राइबोजाइम जो है ये प्रोटीन से नहीं बना, ये आरएनए से बना हुआ है और ये एक्सेप्शन है, आपके एमसीक्यू में आ सकता है। इसके बाद जो है कुछ करेक्टर्स हैं एंजाइम के, 10 या 11 कुछ करेक्टर्स हैं, ये हम वन बाय वन देख लेते हैं। हमने अभी देखा एंजाइम क्या है, बायो कैटलिस्ट हैं। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन को लिविंग ऑर्गेनिज्म में बढ़ा रहे हैं और प्रोड्यूस हो रहे हैं प्रोटोप्लाज्म में। प्रोटोप्लाज्म क्या है? मिसाल के तौर पर अगर ये सेल है, ठीक है, और ये बाहर वाली सेल मेम्ब्रेन है और अंदर न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, ये साइटोप्लाज्म है और ये सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस हम दोनों को मिला के प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन से अंदर अंदर जो भी है वो प्रोटोप्लाज्म है। तो ये कहाँ बनने हैं? प्रोटोप्लाज्म में बनने हैं। इसका पहला करेक्टर है। दूसरा करेक्टर ये है कि मोस्ट ऑफ द एंजाइम आर प्रोटीनियस इन नेचर। हमने अभी पढ़ा कि ऊपर एक्सेप्शन राइबोजाइम किया है, तो इसलिए मोस्ट ऑफ द एंजाइम कह रहे हैं, नॉट ऑल ऑफ द एंजाइम। ठीक है, उसके बाद क्या है? मैक्रोमोलिक्यूल्स एंड ग्लोबुलर प्रोटीन। ग्लोबुलर प्रोटीन का क्या मतलब है? ग्लोबुलर प्रोटीन का मतलब ये है कि इनका स्ट्रक्चर गोल है। ठीक है, अगर फिब्रस प्रोटीन होती तो मतलब ये कि धागों की तरह स्ट्रक्चर होता, तो ग्लोबुलर प्रोटीन मतलब गोल स्ट्रक्चर है और इनका मॉलिक्यूलर वेट जो है वो ज़्यादा होता है। उसके बाद थर्ड करेक्टर जो है, जो एंजाइम है वो या तो प्रोटीन से बने होते हैं और इनके साथ कभी कभी नॉन प्रोटीन पार्ट भी अटैच होता है, जिसको हम को फैक्टर कहते हैं। नॉन प्रोटीन पार्ट को हम को फैक्टर कहते हैं। ठीक है, इसकी डिटेल अभी आगे आ रही है इसी लेक्चर में। तो ये को फैक्टर होता है जो इसकी फंक्शनिंग के लिए इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद जो एंजाइम जो है वो सेल के अंदर एक्ट करते हैं, उनको हम एंडो एंजाइम कहते हैं, और जो आउटसाइड दिस सेल एक्ट करते हैं उनको हम एक्सो एंजाइम्स कहते हैं। उसके बाद एंजाइम जो है स्पेसिफिक इन नेचर एंड फंक्शन। इसका मतलब क्या है? अगर कोई एंजाइम है, जैसे अमाइलेज है, मिसाल के तौर पर आप समझिए माइलेज है, तो ये जो है वो सिर्फ कार्बोहाइड्रेट पैक करेगा। ठीक है, तो ये स्पेसिफिक इन फंक्शन है, ये प्रोटीन्स पैक नहीं करेगा। तो इसी, और अगर आप समझें पेप्सिन है, तो पेप्सिन सिर्फ प्रोटीन पैक करेगा, कार्बोहाइड्रेट्स पैक नहीं करेगा, फैट्स पैक नहीं करेगा। तो स्पेसिफिक इन नेचर एंड फंक्शन का मतलब ये है। उसके बाद दे आर मच ग्रेटर इन साइज एंड सबस्ट्रेट। जैसे ये इंजाइम है, आपको मैं यहाँ बताता हूँ। अगर ये इंजाइम है एक, ठीक है, और ये इसकी एक्टिव साइड है, अभी एक्टिव साइड पढ़ते हैं क्या है, तो इसका सबस्ट्रेट सिर्फ इतना होगा, छोटा सा होगा। तो आप खुद अब देख सकते हैं एंजाइम का साइज और सबस्ट्रेट के साइज में बहुत फर्क है। तो एंजाइम जो है वो काफ़ी बड़ा है सबस्ट्रेट के साइज के मुकाबले में। उसके बाद अगला क्या है? दे आर पर्टिकुलर साइड्स टू रिएक्ट विद सबस्ट्रेट, जिनको हम एक्टिव साइड कहते हैं। जैसे ये वाली साइड है यहाँ पर, ये वाली साइड जो है, ठीक है, यहाँ पर सबस्ट्रेट आके बाइंड होगा और रिएक्शन होगा, इसको हम एक्टिव साइड कहते हैं। अगली प्रॉपर्टी है इसकी, एंजाइम को कोई ऐसे हमारे पास आइंस होते हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ा दें, उनको हम एक्टिवेटर्स कहते हैं। ठीक है, ये मैग्नीशियम क्लोराइड इसकी एग्जांपल है। उसके बाद कुछ ऐसे आइंस भी होते हैं जो कि आइंस नहीं, कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को कम कर दें, तो उनको हम इनहिबिटर्स कहते हैं। ठीक है, उनको हम इनहिबिटर्स कहते हैं। उसमें सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, एंजाइम कंसंट्रेशन, पीएच, टेम्परेचर, इनकी डिटेल जो है वो इसी चैप्टर में आगे आएगी।
उसके बाद क्या है, एंजाइम जो है वो सेंसिटिव टू पीएच है, मतलब अगर कोई एंजाइम जैसे पेप्सिन है वो 2 pH पे काम करता है। पेप्सिन जो है वो अराउंड 2 pH पे बेस्ट फंक्शन करता है। तो अगर इसकी पीएच जो है वो हम बढ़ा दें इससे, तो ये इसके डीनेचर और इनएक्टिव होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला जो है वो हमारे पास ये है कि एंजाइम दे आर केमिकली अनचेंज ड्यूरिंग आफ्टर केमिकल एक्शन। जैसे मिसाल के तौर पर अगर ये एंजाइम है, इसी के एग्जांपल दोबारा लेते हैं, इस पर सबस्ट्रेट बाइंड हो जाए और हज़ारों सबस्ट्रेट बाइंड हो जाए और रिएक्शन होता जाए, ये एंजाइम अपनी जगह वैसा ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा और ये सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज करता रहेगा। तो ये रिएक्शन से पहले भी वैसे ही था और रिएक्शन के बाद भी वैसे ही रहेगा, तो ये अनचेंज रहता है। तो ये कुछ करेक्टर्स से मेरे ख्याल 10 या 11 हैं, तो ये आपको पता होने चाहिए। अब हम आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम पे 2.1 जो है आपकी बुक में। यहाँ पर सबसे पहले वही बात मेंशन है, एंजाइम का 3 डायमेंशनल ग्लोबुलर स्ट्रक्चर। 3 डायमेंशनल मतलब 3D स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ग्लोबुलर मतलब गोल स्ट्रक्चर है, और फिबुलर होता तो वो धागों की तरह होता। ग्लोबुलर का मतलब गोल स्ट्रक्चर है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद एंजाइम के साथ सबस्ट्रेट एक्ट करते हैं, मतलब एंजाइम जिससे एक्टिव साइट से बाइंड करेगा उसको हम सबस्ट्रेट कहते हैं, फिर वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। अब एक्टिव साइट क्या है? एक्टिव साइट को हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि एंजाइम के बाद स्पेशल चार्ज प्लेस। मैं आपको अब बना के दिखाता हूँ। जैसे ये एक एंजाइम है, ठीक है, ये इसकी अगर एक्टिव साइट है, यहाँ पे आके सबस्ट्रेट बाइंड करेगा। ठीक है, और ये चार्ज होगी, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। हम अब फिलहाल नेगेटिव ले लेते हैं। जैसे नेगेटिव चार्ज है, तो अब आपको पता होगा नेगेटिव पॉजिटिव जो है अट्रैक्ट करते हैं, तो सबस्ट्रेट भी जो है वो पॉजिटिव चार्ज होगा फिर, ताकि इनकी अट्रैक्शन अच्छी तरह हो सके। तो ये चार्ज प्लेस होती हैं जहाँ पर सबस्ट्रेट आके बाइंड करता है। ये आपके यहीं पर यही बात मेंशन है, एक्टिव साइट। और सबस्ट्रेट जो है कॉम्प्लीमेंट्री टू द शेप, मतलब अगर एक्टिव साइट जो है अभी यहाँ इतनी प्रॉपर नहीं बनी, स्क्वायर शेप है, तो सबस्ट्रेट भी स्क्वायर शेप होगा ताकि कंप्लीटली परफेक्टली फिट हो जाए। तो कॉम्प्लीमेंट्री इन शेप है। ठीक है, उसके बाद द चार्ज एंड शेप ऑफ एक्टिव साइट इस फॉर्म पर सम अमाइनो एसिड। ठीक है, ये तो हमने अभी पढ़ चुके हैं कि एंजाइम जो है वो मोस्टली प्रोटीन से बने होते हैं, तो जो एक्टिव साइड है वो भी प्रोटीन से बनी होगी। पर आपको ये पता होना चाहिए, यहाँ पर ये बात मेंशन नहीं है कि एक्टिव साइड जो है 3 to 10 अमाइनो एसिड से बनी होती है। ठीक है, 3 to 10 अमाइनो एसिड से बनी होती है, और अगर हज़ारों अमाइनो एसिड से बना होगा एंजाइम, मगर एक्टिव साइट एक पर्टिकुलर 3 to 10 अमाइनो एसिड्स होंगे जो पर्टिकुलर एक्टिव साइट की जो है वो फंक्शन परफॉर्म करने में काम देंगे। ठीक है, उसके बाद एक्टिव साइट पे 2 साइट्स होती हैं, एक बाइंडिंग साइट और एक कैटालिटिक साइट। अब दोबारा मैं आपको समझाता हूँ एंजाइम बना के। अगर ये एंजाइम है, देखते हैं अभी प्रॉपर बन जाए तो। अगर ये एंजाइम है, ठीक है, और ये, ठीक है, अब आप ये समझ लें कि ये इसकी कैटालाइटिक साइड है। ठीक है, ये जो मैं अभी मार्क की है, और ये जो है ये बाइंडिंग साइड है जहाँ के बाइंड करी है। तो अब दोनों के अलग अलग फंक्शन होंगे। बाइंडिंग साइड जो है उसका फंक्शन होगा कि जो सबस्ट्रेट है उसको प्रॉपर बाइंड कराना है। जैसे यहाँ पर ये सबस्ट्रेट आया, इसको ये वाली साइड ने बाइंड करा दिया। और जो नीचे कैटालिटिक साइड जैसे मैंने मार्क की, ये, ठीक है, ये कैटालाइटिक साइड जो है इसका फंक्शन ये है कि कैटालाइसिस कराएगा, सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कराएगा। ठीक है, तो ये 2 साइड्स होती हैं और इनके दोनों के एक एक फंक्शन है, अलग अलग फंक्शन है। ठीक है, यही बात यहाँ मेंशन है कि बाइंडिंग साइड इज द रीजन हु द अमाइनो एसिड मेक टेम्परेरी बाइंड्स विद सबस्ट्रेट, ये बाइंड कराता है। और ऑन द अदर हैंड जो कैटालाइटिक साइड है वो कैटालाइटिक साइड जो है कैटालाइसिस कराएगी, कैटालाइटिक एक्टिविटी। ठीक है, अब हम स्ट्रक्चरल पार्ट भी देख लेते हैं। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एंजाइम जो है मोस्टली जो है वो प्रोटीन, ओनली प्रोटीन से बना होता है। कुछ एंजाइम जो है वो कम्प्लीटली प्रोटीन से बने होते हैं, और कुछ एंजाइम के बाद नॉन प्रोटीन पार्ट होता है। ठीक है, ये नॉन प्रोटीन पार्ट जो है इसके प्रॉपर फंक्शनिंग में काम आता है। इसके हम दो फंक्शन से हम अभी पढ़ते हैं। अब ये दोनों प्रोटीन और नॉन प्रोटीन पार्ट को हम कलेक्टिवली कहते हैं कि ये बना रहा है कॉन्जुगेट एंजाइम। ठीक है, नॉन प्रोटीन, ये आपको मैं ब्लैंक पेज पे समझाता हूँ पहले, फिर हम बुक की तरफ आएंगे। अच्छा, देखिए, जो प्रोटीन पार्ट है एंजाइम का प्लस नॉन प्रोटीन पार्ट, ये दोनों मिलके हम इनको कहते हैं ये कॉन्जुगेट एंजाइम बनाते हैं, कॉन्जुगेट एंजाइम बनाते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर है। इसके बाद जो नॉन प्रोटीन पार्ट है, नॉन प्रोटीन पार्ट जो है इसको हम कहते हैं ये है कोफैक्टर। ठीक है, इसको हम कहते हैं ये है कोफैक्टर। अब इसके 2 फंक्शन हैं, कोफैक्टर के 2 फंक्शन हैं। ये एक तो अटैचमेंट कराएगा, जो सबस्ट्रेट आ रहा है रिएक्शन के लिए। ठीक है, सबस्ट्रेट की क्या कराएगा, अटैचमेंट, सबस्ट्रेट को अटैच कराएगा। और जो इसका दूसरा फंक्शन है वो कैटालाइसिस कराएगा। ठीक है, जो सबस्ट्रेट आया उसको चेंज करेगा, तोड़ के प्रोडक्ट में कन्वर्ट कराएगा, तो ये कैटालाइसिस कराएगा। तो इसके 2 फंक्शन है कोफैक्टर के। ठीक है, अब हम देखते हैं कोफैक्टर 2 तरह के हो सकते हैं। कोफैक्टर या तो होंगे हमारे पास ऑर्गेनिक, या तो होंगे हमारे पास इनऑर्गेनिक। ठीक है, हम पहले इनऑर्गेनिक देख लेते हैं। इनऑर्गेनिक एक ही है, इनऑर्गेनिक होते हैं मेटल आइंस। ठीक है, मेटल
आयंस होते हैं, ठीक है, मेटल आयंस होते हैं, और इनकी प्रॉपर्टी ये है कि डिटैचेबल होते हैं, मतलब कि जब रिएक्शन होगा तब आके एंजाइम से बाइंड कर जाएंगे, और जब रिएक्शन जब खत्म हो जाएगा तब ये निकल जाएंगे, एंजाइम को छोड़ देंगे, तो डिटैचेबल होते हैं। उसके बाद इनको हम एक्टिवेटर्स भी कहते हैं, ठीक है, एक्टिवेटर्स भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जब ये आके रिएक्शन हो रहा होगा, एंजाइम से आके बाइंड करेंगे, तो ये रिएक्शन को जो है वो एक्टिवेट करेंगे, उसकी स्पीड बढ़ाएंगे एक्टिवेटर से, ठीक है। ये बातें, तीन बातें आपको इनऑर्गेनिक आयन में पता होनी चाहिए, को फैक्टर की, इनऑर्गेनिक पार्ट की। अब जो ऑर्गेनिक पार्ट है वो फर्दर दो में डिवाइड है, ठीक है, फर्दर दो में डिवाइड है। एक जो है वो है कोएंजाइम, ठीक है, एक है कोएंजाइम और दूसरा है प्रोस्थेटिक ग्रुप, प्रोस्थेटिक ग्रुप, ठीक है। जो कोएंजाइम है, कोएंजाइम जो है, जो कोएंजाइम है, ये डेरिवेटिव है किसका? विटामिन का, विटामिन का डेरिवेटिव है, ठीक है, विटामिन से ये बना है कोएंजाइम, अब ऐसे समझ ले। उसके बाद ये भी डिटैचेबल है, ठीक है, हम ऊपर देख लेते हैं। विटामिन का डेरिवेटिव है, एक बात, ये भी डिटैचेबल है, ठीक है, मतलब रिएक्शन होगा तब आके लग जाएगा और रिएक्शन खत्म हो जाएगा तो वो चला जाएगा। और इसकी एग्जांपल जो NAD है, निकोटीन, NAD, निकोटीन अमाइड डाइन्यूक्लियोटाइड, और FAD, ठीक है, ये दो इसकी एग्जांपल्स हैं। अगर हम देखें प्रोस्थेटिक ग्रुप में, प्रोस्थेटिक ग्रुप में थोड़ा अलग है। प्रोस्थेटिक ग्रुप में क्या होता है कि प्रोस्थेटिक ग्रुप जो है, ऑल्दो ये ऑर्गेनिक है, कोफैक्टर का जो नॉन प्रोटीन पार्ट है उसका ऑर्गेनिक पार्ट है, मगर ये टाइटली एंजाइम से आके बाइंड हो सकता है, डिटैच नहीं हो सकता है। ऐसा नहीं है कि जब रिएक्शन होगा तब आके बाइंड हो जाए और रिएक्शन खत्म हो जाए ये निकल जाए। तो ये कोवलेंट, हम कोवलेंट बॉन्डिंग जैसे अब केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, तो ये कोवलेंटली अटैच होता है, टाइटली आके अटैच हो जाता है, कोवलेंटली अटैच, ठीक है, कोवलेंटली अटैच हो गया। उसके बाद ये कोवलेंटली अटैच होगा तो हम जाहिर है फिर परमानेंटली बाइंड हो जाएगा, ये अलग नहीं हो सकेगा। तो बस ये बातें हैं हमें जो पता होनी चाहिए को फैक्टर के बारे में। एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। प्रोटीन जो है, प्रोटीन और नॉन प्रोटीन पार्ट मिलके हम क्या बनाते हैं? कॉन्जुगेट एंजाइम। अब हम नॉन प्रोटीन पार्ट को क्या कहते हैं? कोफैक्टर। कोफैक्टर के दो फंक्शन है, एक तो सबस्ट्रेट को अटैच कराएगा, दूसरा सबस्ट्रेट की कैटालाइसिस कराएगा। उसके बाद कोफैक्टर जो है वो दो में डिवाइड है, एक ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक जो है मेटल आइंस हैं जो कि डिटैच हो सकते हैं, जब रिएक्शन होगा तब आके अटैच होंगे, और एक्टिवेटर ये जो है वो एक्टिवेट करते हैं एंजाइम को। और जो ऑर्गेनिक पार्ट है ये फर्दर दो में डिवाइड है, एक कोएंजाइम और एक प्रोस्टैटिक ग्रुप। कोएंजाइम को अगर देखें तो ये विटामिन से बना हुआ है, ये डिटैच हो सकता है, और NAD FAD की एग्जाम्पल है। और अगर जो है वो हम इस प्रोस्टैटिक ग्रुप को देखें, ये कोवलेंटली अटैच और परमानेंटली अटैच हो जाता है। उसके बाद दो टाइम से एपो एंजाइम और होलो एंजाइम, वो हम आपकी बुक से ही जब आप देखते हैं तो उसी में डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, अब देखते हैं आपकी बुक में क्या लिखा हुआ है। कुछ एंजाइम जो है ओनली प्रोटीन से बने हुए होते हैं, वाइल सम अदर एंजाइम मेड ऑफ नॉन प्रोटीन पार्ट, जिसको हम क्या कहते हैं? कंजुगेट एंजाइम। दीज एंजाइम्स आर कॉल्ड कंजुगेट एंजाइम, ठीक है। द नॉन प्रोटीन पार्ट, नॉन प्रोटीन पार्ट को एंजाइम क्या कह रहे हैं? कोफैक्टर, ठीक है। कोफैक्टर के दो फंक्शन है, पहला ये अटैचमेंट करा रहा है सबस्ट्रेट की, दूसरा क्या है? कैटालाइटिक एक्टिविटी करा रहा है, ठीक है, ये दूसरा फंक्शन है। दो फंक्शन हो गए। उसके बाद कोफैक्टर जो है, कोफैक्टर जो है वो हमारे पास ऑर्गेनिक भी हो सकता है और इनऑर्गेनिक भी हो सकता है, ठीक है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक। जो इनऑर्गेनिक कोफैक्टर है वो मेटालिक आइंस हैं, ठीक है, हमने अभी देख लिया। इनकी प्रॉपर्टीज क्या थी? ये डिटैचेबल थे, ठीक है, और ये एक्टिवेटर्स थे, ठीक है, ये दो बातें थी। आगे ही बताया हुआ है, बिकॉज दे गेट अटैच इन टाइम ऑफ सबस्ट्रेट बाइंडिंग, मतलब जो सबस्ट्रेट आके बाइंड होगा तब अटैच हो जाएगा, और सबस्ट्रेट जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये डिटैच हो जाएगा। अगला जो था हमारे पास कोफैक्टर, वो दो में डिवाइड था। ऑर्गेनिक पार्ट जो था वो दो में डिवाइड था, एक कोएंजाइम था, प्रोस्टैटिक ग्रुप। कोएंजाइम जो है वो डेरिवेटिव विटामिन है, ठीक है, इसकी एग्जांपल दी हुई है NAD FAD। और इसके बाद ये दे बिहेव लाइक इनऑर्गेनिक कोफैक्टर, मतलब इनऑर्गेनिक भी डिटैचेबल था, तो इसको इससे कंपेयर कर रहे हैं कि हमने इनऑर्गेनिक अभी पार्ट देखा, मेटालिक आयंस जो थे वो भी डिटैचेबल थे, तो ये जो हमारे पास कोएंजाइम है भी डिटैचेबल है, इसलिए इसको कंपेरिजन कर रहे हैं इसके साथ कि ये जो है वो इनऑर्गेनिक कोफैक्टर की तरह है, अटैच एट द टाइम ऑफ सबस्ट्रेट बाइंडिंग एंड डिटैच, ठीक है। उसके बाद अगला है प्रोस्टैटिक ग्रुप हमारा। प्रोस्टैटिक ग्रुप जो है वो कोवलेंटली परमानेंटली अटैच होता है, ठीक है, और इसकी एग्जांपल जो है मैग्नीशियम कंटेनिंग पोरफायरिन ऑफ क्लोरोफिल, ये इसकी एग्जांपल है। उसके बाद दो टर्म्स हैं, एपो एंजाइम, होलो एंजाइम। एपो एंजाइम क्या है? कि कंजुगेट एंजाइम जो है, कंजुगेट एंजाइम हमने अभी पढ़ा कि प्रोटीन पार्ट और नॉन प्रोटीन पार्ट दोनों मिलके क्या बनाते हैं? कंजुगेट एंजाइम, ठीक है। अगर हम जो नॉन प्रोटीन पार्ट को हम क्या कह रहे हैं? कोफैक्टर, अगर हम इसको हम हटा दें, ठीक है, इसको हम अगर हटा दें तो वो एपो एंजाइम बन जाता है। तो अब क्या लिखा है? द कंजुगेट एंजाइम विदाउट कोफैक्टर इज कॉल्ड एपो एंजाइम, ठीक है। अब होलो एंजाइम क्या है?
हॉलो एंजाइम क्या है कि पॉलीपेप्टाइड चेन, मतलब जो हमारे पास प्रोटीन है, प्रोटीन पार्ट जो है, प्रोटीन पार्ट क्योंकि पॉलीपेप्टाइड से ही बनता है, तो प्रोटीन पार्ट पॉलीपेप्टाइड हम लिख लेते हैं पूरा, पॉलीपेप्टाइड चेन, और प्लस इसके साथ कोफैक्टर, कोफैक्टर का मतलब नॉन प्रोटीन पार्ट, उनको हम मिला के को हॉलो एंजाइम कह रहे हैं। तो देख लेते हैं कि इट डज नॉट वर्क सेपरेटली। अच्छा, इन एक्टिवेटेड एंजाइम कंसिस्ट ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन एंड कोफैक्टर, और कलेक्टिवली क्या कह रहे हैं, हॉलो एंजाइम। मतलब एक एक्टिवेटेड एंजाइम होगा जिसमें प्रोटीन पार्ट और कोफैक्टर, इसको हॉलो एंजाइम कह रहे हैं। इसको कॉन्जुगेट एंजाइम भी कह रहे थे, प्रोटीन और नॉन प्रोटीन को मिला के, और एक्टिवेटेड फॉर्म में इसको हम क्या कह रहे हैं, हॉलो एंजाइम। अच्छा, अब ये बॉक्स में क्या लिखा हुआ है, ये बॉक्स वाली बातें आपके एमसीक्यू के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। इसको समझाने के लिए आप ऐसे समझें, जैसे ये स्टमक है, ठीक है, ये अगर स्टमक है, ठीक है, और ये स्टमक के सेल्स हैं। स्टमक में क्या होता है, पहले आपको इतना बेसिक थोड़ा पता होना चाहिए, ऑल्दो डाइजेशन में आप डिटेल पढ़ेंगे। स्टमक में जो है प्रोटीन की डाइजेशन होती है, वो कौन कराता है, वो पेप्सिन कराता है, ठीक है, पेप्सिन कराता है प्रोटीन की डाइजेशन, ठीक है। पेप्सिन जो है वो जाहिर है स्टमक के सेल रिलीज करेंगे, मगर ये पेप्सिन पेप्सिन के फॉर्म में नहीं आता, ये पेप्सिनोजन के फॉर्म में आता है, और ये पेप्सिनोजन जो है इसकी इनएक्टिव फॉर्म है, मतलब ये पेप्सिनोजन के फॉर्म में डाइजेशन नहीं करा रहा होता। और प्रोटीन में HCl भी होता है, क्योंकि हमें पता है पेप्सिन जो है वो 2.0 एसिडिक पीएच में काम करता है। अगर आपको नहीं पता तो डाइजेशन में डिटेल पढ़ेंगे, आपको बस इतना भी पता होना चाहिए कि पेप्सिन 2.0 के पीएच में, एसिडिक पीएच में काम करता है, और एसिडिक पीएच जो है स्टमक में HCl भी होता है, वो देता है। अच्छा, अब पेप्सिनोजन स्टमक के सेल से रिलीज हो गया, जो कि इनएक्टिव फॉर्म है पेप्सिन की, और HCl जब पेप्सिनोजन से मिलेगा तो इसको कन्वर्ट कर देगा पेप्सिन में, जो एक्टिवेटेड फॉर्म है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, अगर देखें, अगर ये एक्टिवेटेड फॉर्म में ही स्टमक के सेल से एक्टिवेटेड फॉर्म में ही आ जाए, तो हमें पता है कि सेल का मेजॉरिटी ऑफ द पार्ट प्रोटीन से बना होता है, ठीक है। अगर हम सेल में, एक सेल में देखें, अगर ये एक सेल है, इसमें 70% वाटर होगा, ठीक है, जो कि, और 30% इसका ड्राई पार्ट होगा, ठीक है। ये 30% जो ड्राई पार्ट है, अगर इसमें हम देखें, इसका भी 50% जो है प्रोटीन है, 30% ड्राई पार्ट का जो 50% प्रोटीन है। तो अगर ये स्टमक में एक्टिवेटेड फॉर्म में, पेप्सिनोजन की फॉर्म में ही आ जाए, तो ये स्टमक के सेल को ही डिस्ट्रॉय कर देगा। तो इसीलिए इसको इनएक्टिवेटेड फॉर्म में रिलीज किया जाता है। अब ये सवाल आपके जहन में आ सकता है कि ये बाहर आके स्टमक के ल्यूमेन में आके तो ये दोबारा स्टमक के सेल को डिस्ट्रॉय कर दे। तो यहाँ पर बीच में एक म्यूकस लेयर होती है, सेल और स्टमक के ल्यूमेन के बीच में एक म्यूकस लेयर होती है, ठीक है, जो इसको दोबारा वापस स्टमक के सेल से एक्ट होने से बचाती है। अब हम देख लेते हैं आपके टेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है। पेप्सिन इज एन एंजाइम सिक्रेटेड बाय गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, ठीक है, हमने देख लिया, जो कि इनएक्टिव फॉर्म है, पेप्सिनोजन में रिलीज होता है। पेप्सिनोजन इज इनएक्टिव ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन एट एक्टिव साइट टू ब्लॉक। अगर पेप्सिन, मिसाल के तौर पर, अगर ये पेप्सिन एंजाइम है, ठीक है, अगर ये पेप्सिन एंजाइम है, इसकी एक्टिव साइड है, तो यहाँ पर एक चेन होगी जो इसको ब्लॉक करी होगी, जो HCl जब आएगा इस चेन को तोड़ देगा, ठीक है। अब आगे क्या लिखा हुआ, व्हेन पेप्सिनोजन एक्ट्स विद HCl द एडिशनल पॉलीपेप्टाइड रिमूव्ड, ठीक है, जो ऊपर चेन लगी हुई थी हट जाएगी, एंड बिकम एक्टिव फॉर्म पेप्सिन, ठीक है। ये आपका 2.1 आपकी बुक का था।